हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर। ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर मचे विवाद के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से शुरू होने वाला दाखिला टाल दिया गया है, जिसके चलते 55,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। यूजीसी और डीयू के बीच मचे विवाद में छात्र परेशान हैं। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के 64 कॉलेजों में से 36 कॉलेजों के प्रिंसिपल ने बैठक कर एडमिशन टालने का फैसला लिया। डीयू प्रिंसिपल्स एसोसिएशन की बैठक में यह भी फैसला हुआ कि जब तक विवाद सुलझ नहीं जाता कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी थी, जिसे वापस ले लिया गया। फिर भी कई छात्र एडमिशन लेकर पहुंच गए थे, लेकिन वहां एडमिशन टलने की सूचना देखकर ये छात्र बेहद परेशान हुए। एडमिशन लेना था तो अब और ज्यादा डिले होगा एडमिशन हमारा, तो अब दिक्कत है सर इस चीज के अंदर। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि अभी तो कोई ऑर्डर आएगा, उससे पहले एडमिशन यहाँ होना नहीं है। उधर 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के समर्थन में और यूजीसी के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। भूख हड़ताल का नेतृत्व कर रहे आदित्य नारायण मिश्र ने कहा कि यूजीसी डीयू की स्वायत्तता को चुनौती दे रहा है। दरअसल यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को वापस लेने को कहा था और 3 साल के डिग्री कोर्स को लागू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन डीयू प्रशासन ने यूजीसी के इस आदेश को मानने से ही इनकार कर दिया है। यूजीसी ने शनिवार को ही डीयू के सभी 64 कॉलेजों से कहा था कि वो 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में ही छात्र छात्राओं को दाखिला दें। ऐसा नहीं होने पर यूजीसी ने सभी कॉलेजों को मिलने वाली सहायता राशि रोकने की चेतावनी भी दे रखी है। सूत्रों से खबर है कि ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर विवादों में घिरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति दिनेश सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि 4 साल के कोर्स को कुलपति ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और इसके लिए वो पद भी छोड़ सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी के बीच छिड़े विवाद पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने मीडिया के सवालों को दरकिनार किया। कहा कि इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं। Now the admissions have also been put on hold. How do you look at this FIUP problem? I am not in a liberty to speak. कल एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का रहेगा। उन्होंने कहा कि यूजीसी का फैसला डीयू के सभी कॉलेजेस को मानना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एचआरडी मंत्रालय इस मामले में दखल नहीं देगा। पूर्व बॉयफ्रेंड और कारोबारी पार्टनर नसवाड़िया के खिलाफ प्रीति जिंटा आज बयान दर्ज कराना है उनको। सूत्रों से खबर है कि प्रीति अपने घर पर बयान दर्ज कराएंगी। हालांकि पुलिस उनका बयान वानखेड़े स्टेडियम में लेना चाहती थी, जहां विवाद हुआ था। बयान दर्ज करवाने के लिए प्रीति जिंटा रविवार को अमेरिका से मुंबई लौटी। बताया जा रहा है कि प्रीति जिंटा के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और बयान होने के दौरान महिला पुलिस अफसर भी वहां मौजूद रहेंगे। प्रीति जिंटा से पुलिस को कई सवाल पूछने हैं। मसलन 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे स्टेडियम में आप कहां और किस सीट पर बैठी थी? आपके आसपास और कौन बैठा था? क्या गरवारे स्टैंड की शुरुआत की 5 कतारें भरी हुई थी? प्रीति से पूछा जा सकता है कि क्या नसवाड़िया के गरवारे स्टैंड में आने की आपको जानकारी थी? क्या नस अपनी आपके आसपास और कौन बैठा था? क्या गरवारे स्टैंड की शुरुआत की 5 कतारें भरी हुई थी? प्रीति से पूछा जा सकता है कि क्या नसवाड़िया के गरवारे स्टैंड में आने की आपको जानकारी थी? क्या नस अपनी मां के साथ आए थे और उन्हें काफी देर खड़ा रहना पड़ा? क्या उन्हें सीट नहीं मिलने पर नस आपसे बात करने आए थे? प्रीति जिंटा से पुलिस पूछ सकती है कि जब आप गरवारे स्टैंड के कॉर्पोरेट बॉक्स में गई तो वहां कौन कौन मौजूद था? नसवाड़िया के साथ झगड़े या फिर बदसलूकी की वजह क्या थी? क्या इससे पहले भी नस आपसे इसी तरीके से पेश आए हैं? उधर सोमवार को मुंबई पुलिस ने प्रीति जिंटा के रवैये पर कड़ा एतराज जताया। पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रीति जांच में सहयोग नहीं कर रही है और वो पुलिस से सीधे संपर्क करने की जगह वकीलों को आगे कर रही हैं। दरअसल प्रीति के वकील ये साफ नहीं कर रहे थे कि वो अपना बयान कब रिकॉर्ड कराएंगी। इससे खफा पुलिस ने प्रीति को समन भेजने की चेतावनी दी। पुलिस की सख्ती के बाद प्रीति बयान दर्ज करवाने को तैयार हो गई। मुंबई के लोकल ट्रेन के बढ़े यात्री किराए पर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने फिर से विचार करने का भरोसा दिया है। इसी मुद्दे को लेकर मुंबई ठाणे के एनडीए सांसदों ने रेल मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि सांसदों ने रेल मंत्री को मुंबईकरों की भावनाओं से वाकिफ करा दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई में रेलवे की दूसरी समस्याओं पर भी बात हुई। आने वाले दिनों में और महंगाई हो सकती है। सरकार के एक फैसले से चीनी के दाम में 3 रुपए प्रति किलो का इजाफा हो सकता है। दरअसल सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 40% करने का ऐलान किया है, जो पहले 15% था।
बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से घरेलू बाजार में मौजूद चीनी के स्टॉक की कीमतों में तेजी आएगी और चीनी के दाम बढ़ जाएंगे। सरकार ने नकदी संकट से जूझ रहे चीनी मिल उद्योग को 4,400 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज देने का ऐलान भी किया है ताकि मिलें गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कर पाएं। रामविलास पासवान ने कहा है कि मिल मालिकों को किसानों का 11,000 करोड़ रुपया बकाया अदा करना होगा। व्यापम घोटाले पर घिरी मध्य प्रदेश सरकार आज कांग्रेस के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने वाली है। बताया जा रहा है कि सीएम की तरफ से मुकदमा राज्य सरकार दायर करेगी। व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान की पत्नी का नाम उछालने वाले कांग्रेस नेता के मिश्रा की सुरक्षा हटा ली गई है। सिमी आतंकियों से जुड़ा एक खुलासा उन्होंने किया था, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा दी गई थी। वहीं सरकार के कदम को मिश्रा नाजायज बता रहे हैं। इससे पहले कल व्यापम घोटाले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी के किसी रिश्तेदार की भर्ती व्यापम के जरिए नहीं हुई। इससे पहले कल कांग्रेस के आरोपों पर शिवराज सिंह चौहान ने मानहानि का केस करने की बात कही थी। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा है कि मैं अपने लगाए आरोपों पर कायम हूं, वो जितना चाहे मानहानि के केस कर लें। 19 नाम मुख्यमंत्री जी की पत्नी ने कौन से दिए थे, और नहीं तो मैं साबित करूंगा ना। मुख्यमंत्री जी मुझमें मानहानि लगा ही रहे हैं, तो ये लड़ाई तो लंबी है। तो कितनी लगाएंगे? 2 दिन बाद मैं मुख्यमंत्री जी का नया मुद्दा फिर दे रहा हूं आप लोगों को। कितनी मानहानि लगाएंगे? के मिश्रा ने पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि इस टेस्ट से सीएम की पत्नी पर लगे आरोपों की सच्चाई सामने आ जाएगी। एसटीएफ के समक्ष गिरफ्तार हैं लक्ष्मीकांत जी शर्मा का नार्को टेस्ट करा दिया जाए तो मालूम पड़ जाएगा कि आरटीओ में 19 भर्ती के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी ने लक्ष्मीकांत जी को कौन से नाम दिए थे। साई बाबा पर विवादित बयान देने के बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद का देश भर में विरोध शुरू हो गया है। शिरडी के साई भक्तों ने स्वरूपानंद का पुतला फूंका। गुस्साए लोगों ने स्वरूपानंद के ज्ञान को भी अधूरा बता दिया। उधर वाराणसी में भी साई भक्तों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने मेहरा वीर चौक पर शंकराचार्य का पुतला फूंका। दरअसल हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरडी के साई बाबा को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि साई को मुस्लिम नहीं मानते तो हम क्यों माने। स्वरूपानंद ने यहां तक कह दिया था कि साई कोई भगवान नहीं है। उधर शिरडी साई ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी अशोक खांबेकर ने कहा कि स्वरूपानंद ने पब्लिसिटी के लिए ऐसा बयान दिया, उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। संस्थान ट्रस्ट को जो चंदा आता है वो चंदा के तरफ से जो सोशल वर्क यहाँ पे चला जाता है वो पैसे का भी हिसाब किताब यहाँ रखा जाता है, लेकिन उसके बारे में भी स्वामी स्वरूपानंद जी ने जो कहा है वो भी गलत है। उन्होंने शिरडी आके साई भक्तों की तथा साई बाबा संस्थान ट्रस्ट की माफी मांगना चाहिए। साई पर दिए गए विवादित बयान पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का संत समाज में ही विरोध शुरू हो गया है। संतों की संस्था अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता बाबा हठयोगी ने कहा है कि स्वरूपानंद से पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। इराक में आतंकियों के तांडव की एक और सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि आईएसआईएस के आतंकियों ने इराकी सेना के जवानों समेत करीब 4500 लोगों को बंधक बना लिया। ये वीडियो इराक के तिक्रित शहर का है। कतार में खड़े लोगों को कहीं ले जाया जा रहा है। वीडियो कितना सच है इसका दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन आईएसआई की तरफ से जो दावा किया गया है वो ये कि इसमें सैनिक समेत 4500 लोग बंधक बनाए गए हैं। इराक में फंसे सैकड़ों भारतीयों में से 10 युवक आज मुंबई लौट सकते हैं। सभी गोपालगंज के रहने वाले हैं। वो काम के सिलसिले में इराक गए थे। भारतीय दूतावास इराक की कई कंपनियों में फंसे 191 युवकों से लगातार संपर्क में। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि इराक में फंसी सभी भारतीय नसें सुरक्षित हैं और मंत्रालय लगातार उनके संपर्क में है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि संघर्ष वाले इलाकों में फंसे भारतीय कैसे बाहर निकल सके। मंत्रालय के अनुसार इराक में तकरीबन 10,000 से ज्यादा भारतीय मौजूद हैं और इन्हें तत्काल कोई खतरा नहीं। इराक पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि इराक को हर तरह से मदद की जाएगी। आईएसआईएस इराक के अस्तित्व के लिए खतरा है। केरी ने कहा कि इराकी सेनाओं को इस संकट का सामना करना होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अलकायदा से अलग हुए आईएसआईएस से इराक में ज्यादा समय तक खतरा है, लेकिन आईएसआईएस को जनता खारिज कर देगी। ओबामा ने कहा कि अरब देश इराक के नेताओं पर दबाव बनाए ताकि वो सरकार गठन की प्रक्रिया चालू कर सके। उधर इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाने वाले जज रऊफ अब्दुल रहमान की आईएसआईएस के आतंकियों ने हत्या कर दी है। जज रऊफ ने सद्दाम को 148 शियाओं की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। सद्दाम को 2006 में फांसी दी गई थी। बीजेपी महासचिव अमित शाह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों से खबर है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार सफलता का इनाम अमित शाह को अध्यक्ष बनाकर दिया जा सकता है। अमित शाह लोकसभा चुनाव में यूपी के प्रभारी बनाए गए थे और बीजेपी को यहां भारी सफलता मिली। शाह को कमान देने की चर्चा की एक वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी होना भी बताया जा रहा है। मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के मंत्री बनने के बाद से ही पार्टी अध्यक्ष की खोज शुरू हुई थी। इस रेस में अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अमित शाह को कमान मिल सकती है। मोदी सरकार ने विदेश नीति पर एक बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने से इंकार कर दिया है। बांग्लादेशियों को वीजा ऑन अराइवल देने का प्रस्ताव विदेश मंत्रालय ने दिया था। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि किसी भी उम्र के बांग्लादेशियों को बिना वीजा के देश में एंट्री की इजाजत नहीं दी जा सकती। बुधवार से शुरू हो रही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बांग्लादेश यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय की राय मांगी थी। 7 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी सांसदों को खास टिप्स देंगे। 28 जून को दिल्ली से सटे सूरजकुंड में सांसदों की ट्रेनिंग प्रोग्राम में मोदी बताएंगे कि संसद में किस तरह से व्यवहार करना है। 28 जून को सूरजकुंड में होने वाले बीजेपी सांसदों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में पीएम के साथ साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, लालकृष्ण आडवाणी भी सांसदों को टिप्स देंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के नए घर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल सिविल लाइंस इलाके के इस घर के मालिकाना हक को लेकर विवाद है और मामला कोर्ट में है। इस घर के मालिकाना हक पर दावा कर रहे लोगों में शामिल वीरेंद्र जैन का कहना है कि मकान विवादित है और इस पर कोर्ट का स्टे है। ऐसे में इसे किराए पर नहीं दिया जा सकता। वीरेंद्र उन नरेंद्र जैन के भाई हैं जिन्होंने केजरीवाल को घर किराए पर देने का फैसला किया था। हिट एंड रन केस में सलमान खान के खिलाफ एक और शख्स ने गवाही दी। हादसे में घायल हुए मोहम्मद अब्दुल्ला शेख ने कहा कि उन्होंने हादसे वाली जगह पर सलमान को देखा था। कल एक बार मैनेजर ने भी कहा था कि हादसे वाले दिन सलमान दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में आए थे। फिल्म जॉली एलएलबी के डायरेक्टर और नेशनल अवार्ड विनर सुभाष कपूर को जमानत मिल गई है। सोमवार को मुंबई में वर्सोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। दिल्ली के तिलक विहार इलाके में लोगों ने एक सिपाही और उसकी प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। सिपाही को तो ज्यादा मार नहीं पड़ी, लेकिन लोग उसकी प्रेमिका पर टूट पड़े। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस पर जमकर थप्पड़, लात, घूं से बरसाए। सिपाही पहले से शादीशुदा है। 2 बच्चों का पिता। रोहतास दिल्ली के तिलक विहार थाने में सिपाही है। कुछ दिनों से उसने तिलक विहार में किराए का कमरा ले रखा था। यहीं पर वो अपनी प्रेमिका से मिलता था। सिपाही और उसकी प्रेमिका की पिटाई कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी के नेतृत्व में हो रहा था। सिपाही की पत्नी को जैसे ही भनक लगी कि उसका पति प्रेमिका के साथ गया हुआ है, वो लोगों के साथ आधम की और दोनों रंगे हाथ पकड़े गए। बिहार के औरंगाबाद में बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। पहले 2 लड़के आपस में भिड़े और फिर देखते ही देखते 4 और लड़के इस मारपीट में शामिल हो गए। लोगों की भीड़ तमाशबीन बनकर तमाशा देखती रही और ये लड़के आपस में दनादन घूंसे चलाते रहे। ऐसा लग रहा था मानो एक दूसरे की जान लेने के बाद ही दम लेंगे। दरअसल बिहार के औरंगाबाद में हरिहरगंज के नजदीक तेज रफ्तार जायलों ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स घायल हो गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कार सवार का पीछा कर उसे घेर लिया। भीड़ में मौजूद लड़कों ने कार सवार और उसके साथी की जमकर धुनाई कर दी। दिल्ली में देर रात सफदरजंग इलाके में एक ट्रक बीच रोड पर धू कर जलने लगा। टायर फटने के बाद ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक मध्य प्रदेश के रीवा से हरियाणा जा रहा था। ट्रक में रबर का सामान लदा था, जिससे आग और तेजी से भड़की। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता ट्रक जलकर खाक हो चुका था। दिल्ली के जौहरीपुर इलाके में एक गत्ता फैक्ट्री अचानक आग की चपेट में आ गई। आग से फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
इलाहाबाद में इंदिरा भवन की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। आग सेल्स टैक्स के ऑफिस में लगी थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में कुछ जरूरी कागजात भी जल गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पंजाब के बरनाला में यात्रियों से भरी एक बस ट्रक से भिड़ गई। हादसे में 30 लोग जख्मी हो गए। तस्वीरें देखकर हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। बस ने सामने से ट्रक को टक्कर मारी थी। यात्रियों को लेकर बस लुधियाना से जयपुर जा रही थी। बरनाला के महाकला के पास बस बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। बस का दरवाजा जाम होने के बाद लोग शीशे तोड़कर बाहर निकाले गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के गोंडा में उस समय हड़कंप मच गया जब सवारियों से भरी एक बस लकड़ी के एक पुल पर हवा में लटक गई। दरअसल बस जैसे ही पुल पर से गुजरी, पुल का एक हिस्सा टूट गया, जिससे बस पुल से नीचे लटकने लगी। गोंडा के नवाबगंज इलाके में टेढ़ी नदी पर बना यह पुल बहुत पुराना था और जर्जर स्थिति में था। बस जैसे ही पुल से गुजरी, तेज आवाज के साथ पुल टूट गया। हादसे के वक्त बस में 40 लोग सवार थे। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 15 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की ने अपने दोस्त और उसके 4 साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में किराए पर रहने वाले लड़के ने उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक नाबालिग लड़की से रेप किया। घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के वडोदरा में चाकू की नोक पर एक लड़की के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नाबालिग है और बाल सुधार गृह से भागा हुआ है। कानपुर में एक लड़की ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि इलाहाबाद के रहने वाले अखिलेश नाम के लड़के ने शादी का झांसा दिया। फिर जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो इसका अबॉर्शन करवा दिया। बाद में लड़के ने शादी से मना कर दिया। बदायूं गैंगरेप मामले में आज आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। मामले की जांच कर रही सीबीआई को आरोपियों के नार्को टेस्ट सहित लाई डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की इजाजत पहले ही मिल चुकी है। दिल्ली के मयूर विहार में पति ने पत्नी की हत्या कर लाश को एक बैग में डालकर झाड़ियों में फेंक दिया। पति ओम प्रकाश ने पत्नी की गला घोटने की बात कबूल कर ली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में बदमाशों ने एक नाबालिग लड़की की गोली मारकर जान ले ली। लड़की पर गोलियां बरसाने के बाद चारों हमलावर बाइक से फरार हो गए। हत्या की वजह का पता फिलहाल नहीं है। इलाहाबाद के नवाबगंज में रेलवे ट्रैक पर एक प्रेमी जोड़े के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों शव एक ही दुपट्टे से बंधे हुए थे। पुलिस इसे खुदकुशी का मामला मान रही है। बिहार के मधुबनी में इंदिरा आवास की मांग कर रहे एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि ये शख्स गांव के मुखिया से इंदिरा आवास के लिए पैसों की डिमांड कर रहा था। पैसे न देने पर दबंग मुखिया ने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। यूपी के गाजीपुर में 5 साल की बच्ची को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रंजिश में 2 युवक बच्ची की मां पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाना चाहे। पटना में पुलिस ने 2 रेस्टोरेंट्स में छापेमारी करके 8 प्रेमी जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दोनों रेस्टोरेंट के मैनेजर भी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। दोनों रेस्टोरेंट से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मुंबई से सटे थाने में पुलिस ने एक बार फिर छापा मारा। अंतरा बार पर छापेमारी के दौरान 15 लड़कियों और 28 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बार के अंदर एक खुफिया कैमरा बनाकर रखा गया। मुंबई से सटे थाने में पुलिस ने एक बार फिर छापा मारा। अंतरा बार पर छापेमारी के दौरान 15 लड़कियों और 28 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बार के अंदर एक खुफिया कैमरा बनाकर रखा गया था, जहां छिपाई गई थी। पुलिस ने यहां से 60,000 रुपए भी बरामद किए। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि ये शराब अवैध रूप से यूपी के लिए सप्लाई की जानी थी। शराब के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद से बीजेपी सांसद सर्वेश कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है। किसी मामले को लेकर वो डीआईजी से बात कर रहे थे, तभी उन्हें धमकी भरा फोन आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों का सामान लूट लिया। पूरा परिवार गंगा नहाने गया था। उसी वक्त मौका पाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पंजाब के भटिंडा में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाशों पर दर्जनों अपराधों के मामले शामिल हैं।
यूपी पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। झांसी के बरुआ सागर थाने की पुलिस ने 3 साल के मासूम पर केस दर्ज किया है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने एक परिवार पर डकैती का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने 3 साल की मासूम का नाम भी केस में डाल दिया। झारखंड के कोडरमा में नक्सलियों के नाम से धमकी भरे पोस्टर चिपका गए हैं। पोस्टरों में जेवीएम कार्यकर्ताओं को तुरंत पार्टी छोड़ने का आदेश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। बिहार में इंसेफ्लाइटिस का कहर जारी है। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में हुई एक बच्ची की मौत पर परिजनों ने डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा किया। बिहार में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली ये 5वीं मौत है, जबकि 9 मरीज मुजफ्फरपुर अस्पताल में भर्ती हैं। गुजरात के भरूच जिले में 25 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इन लोगों ने अपने ऑफिस के कैंटीन में बना समोसा खाया था। समोसा खाने के दौरान की कई लोगों को उल्टियां होने लगी। पीड़ित लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कानपुर में स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। ये लोग सेबी और केंद्र सरकार के रीजनल स्टॉक एक्सचेंज बंद करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में उर्स उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू, मुसलमान और सिख समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। कई लोगों ने मजार पर चादर चढ़ाई और अपनों के लिए दुआ मांगी।